नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। आज अपन आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, एक कहानी विधा है। इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम कमलेश्वर है। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे हैं। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में भी कार्य किया है। तो पढ़ते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। हमारे समाज में नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित है, जिसमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख हैं। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। इस कहानी में सारा व्यंग्य जो है वो नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। जैसा कि आप बच्चे जानते हो, देश आज़ाद हो जाने के बाद भी जो है अभी भी बहुत सारे भारतीय जो है वो मानसिक तौर पे स्वयं को गुलाम ही मानते थे। और इस मानसिक गुलामी के कारण जो है वो किस प्रकार से इस पाठ में व्यवहार करते हैं वो बताया गया है। अपने कथ्य में सफल ये कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित करती है। एक पत्रकारिता की जो पारदर्शिता होती है वो इस कहानी में दिखाई गई है। साथ ही व्यावहारिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखने को मिलता है। तो चलो पढ़ते हैं कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। बच्चों, ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। जो एलिजाबेथ द्वितीय थी वो अपने पति के साथ में हिंदुस्तान आ रही थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फर्राटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। तो इस प्रकार से तैयारियां हो रही थी कि कैसे जो है वो रानी हिंदुस्तान आएगी। उसकी तैयारियों की खबरें जो है वो लंदन के अखबारों में रोज़ छपती थी। दर्जी इधर परेशान है कि अलग अलग देश के दौरे करेगी रानी, तो किस समय क्या कौन से कैसे कपड़े पहनेगी। और उनका सेक्रेटरी और जासूस जो है वो पहले से ही यहाँ का दौरा कर चुका था कि रानी को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि अब चूँकि अपना देश जो है आज़ाद हो चुका था और आज़ाद हो जाने के बाद में उनका जो है फ़ौज फराटे के साथ में निकलने वाले जो दिन है वो बीत चुके थे। तो फोटोग्राफरों की फ़ौज, मतलब अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है
तो एक फ़ोटोग्राफ़र की फ़ौज मतलब प्रूफ जो है वो फ़ोटो में ही आ सकता है, तो उसकी तैयारियां जो है फ़ोटोग्राफ़र के फ़ौज की तैयारियां हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कर्तनें हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। इस प्रकार की खबरें जो एक दिन पहले इंग्लैंड लंदन के अखबार में छपती थी, वो दूसरे दिन वही उसकी कर्तनें उसकी कटिंग जो है वो हिंदुस्तान के अखबारों में छपती थी कि रानी जो हल्के नीले रंग का सूट पहनेगी, वो कपड़ा जो है वो हिंदुस्तान से ही मंगवाया गया है, रेशमी कपड़ा, और सूट का खर्चा जो है वो ऐसा ऐसा हुआ है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तो इस तरह से पूरी जितनी भी तैयारियां हैं, हर चीज़ के बारे में जो है वो पूरी की पूरी जानकारी देखने को मिलती, क्योंकि वही अखबार जो पहले एक दिन पहले लंदन में छपता, उसकी कर्तनें जो है वो हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन देखने को मिलती। इसलिए ऐसा कहा है कि शंख जो है वो इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेहताशा मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। इस तरह से जब रानी दिल्ली आने वाली थी, तो यहाँ के राजनेता जो है वो अलग अलग तरह से दिल्ली को की काया पलट करने में लगे हुए थे। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। इस तरह से पूरी दिल्ली की काया पलट होने लगी, सारी सड़कों की सफाइयाँ होने लगी, इमारतों पर कलर होने लगा। तो इस तरह से जो है पूरी दिल्ली जो है नाज़नीन की तरह श्रृंगार किया दिल्ली ने। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस तरह से सारी दिल्ली की जो है काया पलट हो गई। सारी परेशानियों का हल था, लेकिन एक परेशानी का हल नहीं था, वो था जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी
कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तब जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत सारे जो है देशभक्त जो है वो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसकी नाक, मतलब आज जब कहते हैं ना नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक होती है, तब जब इतने वर्ष की गुलामी झेल करके आज जॉर्ज पंचम की जो नाक मूर्ति है, जॉर्ज पंचम के नाक पर जो मूर्ति पर जो नाक है उसको हटा दी जाए। इस प्रकार से बहुत सारे लोग उसके पक्ष में थे, बहुत सारे विपक्ष में भी थे, ज़्यादातर लोग खामोश थे। और खामोश रहने वालों की जो गणना जो है नामुमकिन थी। दोनों तरफ खामोश रहने वाले लोगों की ताकत थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं कल। धन्यवाद।